नमस्कार, हरियाणा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या और खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पंचकुला से बड़ी खबर आ रही है। पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में होगा कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल करेंगे शिरकत, हरियाणा वासियों को मिलेगी मनोहर सौगात। इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम होगा, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। साथ ही हरियाणा वासियों को कई सौगातें आज मुख्यमंत्री देने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम होने जाएगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पंचकुला इंद्रधनुष स्टेडियम से, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा प्रदेश वासियों को कई अहम सौगातें देने वाले हैं। ये तस्वीरें पंचकुला से आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मंच पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल आसीन हैं। साथ ही जो है आज इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर के आज जो है कई सौगातें मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों को दे सकते हैं। और वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चरखी दादरी के गांव कादमा में सेठ कालूराम गोयल राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहला मौका है जब प्रदेश के इतिहास में इतनी तेजी से किसी कॉलेज के भवन का निर्माण पूरा हुआ हो। लगभग 2 साल में इस कॉलेज को लेकर के सभी कागजी औपचारिकताएं पूरी करके निर्माण को पूरा करवाया गया है। वहीं कॉलेज के निर्माण को लेकर उन्होंने केवल गोयल परिवार और गांव के लोगों की बातों को आगे पहुंचाने का काम किया है। इस कॉलेज के निर्माण में असली योगदान विधायक नेनाथ चौटाला का है, जिन्होंने इस कॉलेज निर्माण को अपना सपना बनाकर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया और कॉलेज को अपना प्रोजेक्ट माना। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का ये कहना, ग्राम पंचायत ने मिलकर 12 एकड़ भूमि सरकार को लिखित में दी कि यहाँ पर कॉलेज खोला जाए। 2021 के अंदर इसकी मंजूरी मिली और सेठ स्वर्गीय कालूराम जी के परिवार ने यह संकल्प लिया कि वो अपने आर्थिक कमाई से गांव के अंदर इस भव्य बिल्डिंग का निर्माण करेंगे। मैं पूरे गोयल परिवार का आभार प्रकट करता हूं कि 2 साल के अंतराल में इतना भव्य प्रांगण इस कॉलेज का जो ये बनाया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां 2000 का नोट बंद होने की खबर बहुत पहले से ही है, लेकिन अब किसी भी तरह से ट्रांजैक्शन में अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे 30 सितंबर तक बैंकों में जमा कराने के लिए कहा था। डेडलाइन को 7 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाया गया था। किसी कारण से अगर अभी भी आपके पास नोट पड़े हुए हैं तो आपको आरबीआई एक और मौका दे रहा है। इसका इस्तेमाल किसी ट्रांजैक्शन में नहीं किया जा सकता। किसी को रुपए जमा कराने हो तो वे मुख्य डाकघर पर जाकर के जमा करवा सकते हैं। वहां एक छोटा सा फॉर्म मिलेगा, उसे भरना होगा और अपने बैंक खाते की जानकारी के साथ अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी लगाएं और पैसे जमा करवा सकते हैं। उस व्यक्ति को सारी प्रक्रिया का जो है चार्ज भी अदा करना होगा। तो आरबीआई में अपने नोट बदलवाने नहीं जा सकते, उनकी फैसिलिटीज के लिए डाकघर ने जो स्कीम चलाई है वो यहाँ से उनके नोट आरबीआई में भेज सकते हैं। उसके लिए कॉस्ट कस्टमर को पे करनी पड़ेगी। एक बार में 10 तक नोट हैं जो ये हमारे पास फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में भर के भेजे जा सकते हैं और आरबीआई अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसकी चेकिंग करके सारा पैसा उसके अकाउंट में ही ट्रांसफर करेगा। मैम हमारे पास एक प्री प्रिंटेड फॉर्म है, ये फॉर्म भरना है, उसमें उसकी बैंक की डिटेल है जो उसको भरनी होगी, उसके नोट्स की डिटेल उसको देनी होगी और वो इंश्योर्ड पोस्ट के माध्यम से आरबीआई को भेज दिया जाएगा। जी हाँ, काफी पब्लिक आ रही है। हमारे यहाँ से इंश्योर्ड पोस्ट सेम डे भेज दी जाती है आरबीआई को। उसके बाद आरबीआई की प्रोसेस है, वो अपनी प्रोसेस के बाद कस्टमर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें।
वहीं यमुनानगर जगाधरी विधानसभा के प्रतापनगर ITI संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लखपति दीदी महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कंवरपाल गुर्जर ने सभी महिलाओं ने साथ ही PM मोदी और CM मनोहर लाल का संबोधन जो है सुना है। वहीं कार्यक्रम में महिलाओं का जोश देखते ही बन रहा था। सभी महिलाएं बीजेपी के जनहित की नीतियों पर बने गीतों पर खूब थिरकी। स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर कहा कि महिलाओं के कल्याण के लिए मोदी मनोहर की जोड़ी बेमिसाल है, बेमिसाल काम किया गया है। महिलाओं के लिए ऐसी अनेकों योजनाएं चलाई हैं जिससे कि महिला को सशक्त बनाया जा सके और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके। मैं समझता हूं कि जो एक टारगेट रखा माननीय प्रधानमंत्री ने कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो जहां जहां भी ताकत है उस ताकत का पूरा उपयोग करना। मैं समझता हूं जब तक हम पूरी ताकत का, अपने संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम विकसित राष्ट्र बन नहीं सकते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हर जगह जहां भी, और इसलिए जो हमारी बहनें हैं उनका उन्हें टारगेट रखा कि 3 करोड़ बहनों को हम लखपति दीदी बनाएंगे। तो जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा योगदान इसका हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हर गांव में 100 से लेके 300-400 तक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी हैं। और अगर ये महिलाएं काम करती हैं और इनको मौका मिलता है और इनकी आमदन बढ़ती है, तो मैं समझता हूं कि देश शक्तिशाली तब बनेगा जब ज्यादा लोगों के पास काम होगा और ज्यादा लोग समृद्ध होंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के लिए खास रहा। देश में 85,000 स्थानों पर लखपति दीदी महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भिवानी जिले की बात करें तो 4,270 स्वयं सहायता समूहों से 44,000 महिलाएं जुड़ चुकी हैं, जिन्हें लखपति दीदी बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। वहीं आयोजित कार्यक्रम में भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह और विधायक घनश्याम सर्राफ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ये तस्वीर आपको भिवानी से दिखा रहे हैं, जहां पर लखपति दीदी बनाने की दिशा में जो है सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम, एक लखपति दीदी महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें भिवानी से भी जो है 4,270 महिलाएं जो है इस योजना से प्रदेश में अभी जुड़ी हैं। लखपति दीदी बनाने की दिशा में मोदी सरकार और मनोहर सरकार का ये कदम देख सकते हैं। लखपति दीदी महासम्मेलन, बता दें लखपति दीदी योजना, जिसके तहत जो है महिलाओं को ड्रोन उड़ान का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इससे महिलाएं जो हैं ड्रोन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकती हैं, साथ ही अपनी आमदनी को वो बढ़ा सकती हैं और लखपति बन सकती हैं। सरकार का महिलाओं को सशक्त करने की तरफ एक बड़ा कदम। और अब सीधे लिए चलते हैं आपको पंचकुला, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल दौरे पर पहुंचे। क्या कुछ मनोहर लाल कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। उपस्थित सभी सज्जनवृंद भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, हरियाणा की प्रगति का एक विशेष दिन आज मैं कहूंगा कि इस कड़ी में आज जैसा बताया गया कि कुल मिलाकर 679 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास आज हो रहा है। कुल लागत आज के इस कार्यक्रमों की, जो हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना या हैप्पी योजना को मिलाकर 4223 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं जो जनता को समर्पित की जा रही हैं। आज का ये दिन और एक विशेषता, आज महाशिवरात्रि का दिन है और महाशिवरात्रि पर्व की भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक विशेष महत्व का आज पूर्व दिन है और वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हमारी बहनें माताएं बड़ी संख्या में यहां बैठी हैं। विशेष तौर पर मैं उनको भी
इस मंच के माध्यम से पूरे हरियाणा के अपनी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसी भी देश या प्रदेश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। पिछले 10 वर्ष में पूरे देश में अथवा हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर की नई नई योजनाएं जो हमने शिलान्यास की, उनका उद्घाटन किया। ये भी हो सकता है कि कुछ शिलान्यास हमारी सरकार आने से पहले के हुए हो, उन्होंने तो शायद पत्थर लगा के छोड़ दिया होगा शिलान्यास का, लेकिन अंतोगत्वा हमने उनका भी सबका उद्घाटन किया। और एक नई बात, आज भी जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हम कर रहे हैं, इसका उद्घाटन भी हमको ही करना है। पिछले दिनों में जन संवाद के कार्यक्रम हुए और बाद में विकसित भारत जो संकल्प यात्रा, ये यात्रा शुरू हुई। देश भर के गांव में, शहरों में, अरबाड़ में सब जगह पहुंची। हरियाणा में भी लगभग 6,500 कार्यक्रम हुए हैं। इन सब कार्यक्रमों में भी बहुत सी मांग, बहुत सी डिमांड्स ये आई हैं। उनको सबको हमने संकल्पित कर लिया, संकल्पबद्ध कर लिया। हजारों की संख्या में वो योजनाएं भी हैं। गांव की गली से लेकर के और नेशनल हाईवे तक बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी उसमें हैं। उन सब पर भी बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है। आचार संहिता लागू होने वाली है, तो आचार संहिता से पूर्व की जितनी हमारी तैयारी थी, उनका तो आज शिलान्यास, उद्घाटन सब कर दिया है। लेकिन 3 महीने, लगभग 2.5 महीने अब लोकसभा के चुनाव के कारण से आचार संहिता लागू हो जाएगी। निश्चित रूप से जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे, मई अंत में अथवा जून के प्रथम सप्ताह में फिर से एक कार्यक्रम इसी प्रकार का किया जाएगा। फिर से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं को जनता को समर्पित किया जाएगा। और ये कार्यक्रम कोई पहला कार्यक्रम नहीं हो रहा है। संयोग से जब कोविड का वर्ष आया था, उस कोविड के वर्ष ने हमको, हर एक जो संकट होता है वो कुछ ना कुछ अवसर लेके आता है। हर चुनौती के सामने कोई एक अवसर उपलब्ध होता है। तो उस चुनौती में एक अवसर आया कि बहुत चीजें ऑनलाइन, वर्चुअल, इस मोड पर हमने करनी शुरू की थी। इससे पहले भी 8 कार्यक्रम हम वर्चुअल मोड पर कर चुके हैं उद्घाटन शिलान्यास के। आज ये 9वां कार्यक्रम है। 2020, 21, 22, 23 लगातार किए। और उन सब कार्यक्रमों की भी अगर मैं कुल आंकड़ा बताता हूं तो 1612 प्रोजेक्ट इससे पहले हो चुके हैं, जिस पर 17,203 करोड़ रुपए का खर्च पहले आया है। आज ये 9वां कार्यक्रम है। तो जब इस प्रकार की गति बनती है, उस गति के कारण से विकास होता है। विकास की दर आंकी जाती है। पिछले 10 वर्षों का केंद्र सरकार में, यानी पूरे भारतवर्ष का जो विकास दर का आंकड़ा है, वो पहले की सरकारों के समय से ज्यादा अच्छा, बढ़िया है। पहले 5%, 5.5% होता था, अब 6.7 विकास दर चल रही है पूरे देश की। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश भर की विकास दर तो 6.7% है, हरियाणा की विकास दर 8% है। हरियाणा का विकास बहुत एक, जिसको कहना चाहिए कि हमारी अच्छी गति, एक प्रसन्नता देने वाली गति हरियाणा की चल रही है। हम और प्रदेशों को भी देखते हैं, पास पड़ोस के चारों तरफ के जो प्रदेश हैं, उन सब में हमको बहुत बड़े लाभ हमारी लोकेशनल एडवांटेज के भी हैं कि अब ऐसा एरिया है, क्षेत्र है, दिल्ली के 3 तरफ हम हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो लोग हैं वो भी दिल्ली जब उतरते हैं तो सबसे पहले वो हरियाणा में आते हैं। क्योंकि अगर मैं एक वाक्य बोल के हमेशा बताता हूं, आज भी बता रहा हूं, कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली के ऊपर जब उतरते हैं
तो उनको जब ध्यान में आता है सारा ज्योग्राफी, तो हरियाणा दिल्ली से भी ज्यादा नजदीक उनको महसूस होता है, तो इसलिए वो हरियाणा में पहले आते हैं। गुड़गांव में पहले पहुंचते हैं, दिल्ली बाद में पहुंचते हैं। 15 मिनट में गुड़गांव में पहुंच जाते हैं और दिल्ली के किसी मध्य में पहुंचने के लिए भी उनको डेढ़ घंटा लगता है। तो बहुत बड़ी प्रगति हमारी उन शहरों की हो रही है, दिल्ली एनसीआर एरिया में, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे झज्जर जिला हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, रोहतक हो, रेवाड़ी हो। और उसी के बराबर अब पंचकुला, जैसे हमारे स्पीकर साहब बता रहे थे कि पंचकुला जिला की प्रगति उसी स्पीड से, उसी पेस से हो रही है, क्योंकि यहां भी हमारा जो एयरपोर्ट चंडीगढ़ का है वो साझा एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी, सब मिलाकर, लेकिन फिर भी उसका लाभ हमको भी बराबर उतना ही है। उसके कारण से पंचकुला की प्रगति भी हो रही है। और एक भविष्य की नई बात आज वैसे तो सबको मालूम ही है, फिर भी मैं उसको दोहरा रहा हूं। अब जो एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार में जो बनने जा रहा है, उसके कारण से हिसार और उसके आसपास के जिले, फिर उसमें हिसार है, जींद है, भिवानी है, फतेहाबाद है, सिरसा है, इन जिलों को भी उसी प्रकार की प्रगति के रास्ते देखेंगे जैसे दिल्ली के आसपास और चंडीगढ़ के आसपास दिख रहे हैं। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा नहीं है, छोटा प्रदेश है, तो छोटे प्रदेश में इस प्रकार के एयरपोर्ट एक 7-7, 8-8 जिलों को भी अगर तीनों एयरपोर्ट कवर करते हैं तो पूरे हरियाणा की प्रगति एक समान है। प्रगति का ऐसा मैं नहीं कहता कि पिछली सरकार में बिल्कुल की नहीं होंगी, लेकिन जिस प्रकार के काम उस समय होते थे, एक रीजनल लेवल पर काम करके और अपने आप को इतनी तीसरी मान लेते थे, लेकिन हमने 2014 में आते ही कहा था हरियाणा का एक समान विकास, ये हमारा मोटो रहेगा, ये हमारा ध्येय रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा ये हम नहीं आने देंगे। तो मित्रों, भाइयों बहनों, इस प्रगति के कारण से समाज में खुशहाली ये भी लगातार देखने को मिल रही है। हम हरियाणा में बहुत ऐसे काम कर रहे हैं जिन कामों को हमारा केंद्रीय नेतृत्व उसको पहचान देता है, मोहर लगाता है। बहुत से प्रदेश उन योजनाओं को अपने प्रदेशों में लागू करने के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं। हरियाणा आर्थिक दृष्टि से हो या हमारे विकास की दृष्टि से हो या समाज की खुशहाली की दृष्टि से हो, हर दृष्टि से बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे जो आर्थिक जगत को जानने वाले लोग हैं, इकोनॉमिक्स को जो समझते हैं, पढ़ते हैं, हमने अभी विधानसभा में अपना बजट प्रस्तुत किया है। बजट के हमारे जो फिस्कल पैरामीटर्स हैं, जो उसके मापदंड होते हैं, उसके हिसाब से जाना जाता है कि किस प्रदेश की क्या स्थिति है। हमने जितने हमारे फिस्कल पैरामीटर्स हैं, चाहे वो 15वें वित्त आयोग ने उनका आकलन किया हो, चाहे नीति आयोग ने किया हो, चाहे रिजर्व बैंक के नाते से आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हो, सब में हम अव्वल दर्जे पर हैं। हमारा जो ऋण की सीमा है, जिसको डेफिसिट कहते हैं, या ऋण की सीमा के नाते से जो हमारा जीएसडीपी का प्रतिशत पैरामीटर पहले तो 25% होता था, वो 30% के आसपास को आकार यानी रखा गया है केंद्र की ओर से। हम उससे नीचे हैं, 26%, 27% पर है। और हमारा पड़ोस का प्रदेश पंजाब प्रदेश, अभी बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है, तो मुझे आंकड़े हमारे वित्त सचिव बता रहे थे कि वहां 47 से 48% डेफिसिट हो गया उनका, उनके जीएसडीपी का 47% कर्ज हो गया। तो कहा 26%, कहा 47%। अगर सामान्य भाषा में मुझे बोलना हो ना, आम आदमी को समझाने के लिए, आज जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, जिस भी व्यापारी की, जिस भी उद्योगपति की, उसको देश में, प्रदेश में जो हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं, वो ऋण देने के लिए दौड़ दौड़ के आती हैं, हमारा ऋण ले लो, ऋण ले लो, ऋण ले लो। और जिसकी तरफ ज्यादा लोग दौड़ते हैं तो लेने वाला अपनी शर्तों पर लेता है। हम कहते हैं हम ले लेंगे, लेकिन हमारा ब्याज की जो दर है वो 7.5% रहेगी, 7.7% रहेगी, 7.8% रहेगी। कहते हैं हाँ ठीक है, आप ले लो।
लेकिन जिस प्रदेश की हालत ठीक नहीं होती, वो कहते हैं हम आपको देने के लिए नहीं आएंगे। लेने वाला दौड़ के जाता है, जब वहां पहुंचता है वो कहते हैं भैया आपसे तो हम 10.5% लेंगे। ये स्थिति हमारी और पंजाब की चल रही है। कहने को पंजाब हमारा बड़ा भाई, हम छोटे भाई कहते हैं, लेकिन चूंकि एक ही साथ हमारा प्रगति का पैरामीटर शुरू हुआ था, लेकिन आज पंजाब के लोग भी मानते हैं नहीं, हरियाणा जो है हमारे से बहुत आगे निकल गया है। हमारी सहानुभूति उनसे, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत कुछ हम एक दूसरे को सिखाते हैं, बताते हैं। अभी पिछले दिनों में जो किसानों के सारे विषय पर चर्चा जो चली, कुछ लोग मिलने आते हैं, पंजाब के लोग मिलने आते हैं। हमने कहा देखिए जो कृषि है ये प्रदेश का विषय है। प्रदेश के विषय में हमने हरियाणा में कृषि के नाते, अपने किसान के नाते जो कुछ किया है, आप एक ही काम करो, पंजाब सरकार को ये कहिए कि जो हरियाणा कर रहा है केवल उतना आप कर दीजिए, बाकी कोई समस्या आपको करने की जरूरत नहीं, कोई विषय आपको करने की जरूरत नहीं। तो फिर प्रदेश के नाते तो कर ही सकते हैं। तो खैर, विषय आज विकास के नाते अगर मैं कहूंगा तो लोगों की खुशहाली भी इससे आती है, व्यवसाय बढ़ता है, लोगों को रहन सहन की सुलभ तरीका, आमदन अच्छी होती है। तो अभी नीति आयोग ने पिछले दिनों में एक 2023 के अंदर रिपोर्ट दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसके 14 लाख परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठे। 14 लाख परिवार, क्योंकि नीति आयोग के स्तर पर ये जो गरीबी की रेखा है वो 1,20,000 है। उनके हिसाब से 14 लाख बाहर निकले। हमारी बीपीएल के लेवल में जो संख्या है वो लगभग 1 करोड़ आ गई है, क्योंकि 1 लाख से नीचे, जैसे आज बताया जा रहा है, जो हमारे हैप्पी योजना को शुरू करने वाले ने आंकड़ा लगाया कि 84 लाख लोग ऐसे हैं जिनको हैप्पी योजना का लाभ मिलेगा। वो लेवल है 1 लाख रुपया इनकम। 1 लाख तक 84 लाख है, तो 1,20,000 तक 1 करोड़ हो जाएंगे। हमने उस आय को अपने प्रदेश के लोगों को और सुविधा देने के लिए उसका दायरा बढ़ाकर के 1,80,000 रुपया कर दिया है। 1,80,000 परिवार और आ जाएंगे, लेकिन नीति आयोग के पैरामीटर के हिसाब से हमारे 14 लाख परिवार बाहर हुए हैं, अर्थात हमारा प्रदेश प्रगति कर रहा है। और उस प्रगति में ये जो विशेष अगले वर्ष है, खास करके अगर इसको मैं कहूं, प्रधानमंत्री जी के दिए हुए फॉर्मूले के हिसाब से जो अमृत काल का यह वर्ष है, 2047 तक चलने वाला है। इस अमृत काल के वर्ष में हमारा देश जहां विकसित होगा, हमारा प्रदेश भी विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आएगा। फिर उसमें चाहे यातायात के मार्ग, रेल हो, हमारी सड़क हो, नेशनल हाईवेज हो, प्रदेश के हमारे स्टेट हाईवेज हो, हमारी जिले की सड़कें हो, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गलियां हो, खेत खलियान के रास्ते हो, विलेज रोड्स हो, मार्केटिंग बोर्ड की हो, हमारी पानी की बात हो, पानी में नहरें हो, पानी की हमारे झीलें हो, पानी में हमारे छोटे छोटे डैम बना रहे हैं, बड़े डैम के विषय भी हमारे चल रहे हैं, पानी के हमारे वाटर रिजर्वायर हो, जलापूर्ति के जितने साधन हैं, नल से जल की बात हो, पानी को रिचार्ज करने की बात हो, या पानी को ट्रीटमेंट करने की बात हो, और फिर जो तालाब हैं, सरोवर, अमृत सरोवर जिसका नाम दिया प्रधानमंत्री जी ने, उन अमृत सरोवर को, गांव के अंदर तालाब जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा साधन, रिसोर्स होता है हमारे किसान के लिए भी, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति के लिए भी। 18,000 तालाब है हमारे। हमने इस तालाबों को ठीक करने के लिए, इनको जल को स्वच्छ करने के लिए, सूखे तालाबों में पानी भरने के लिए, उनकी रेनोवेशन के लिए, वहां उसको विकसित करेंगे तो गांव के लोग वहां घूमने के लिए भी आते हैं। पार्क भी होता है, पानी का जो किनारा होता है उस किनारे के ऊपर अगर वातावरण अच्छा हो तो लोग आते हैं, बैठते हैं, गांव का वातावरण शुद्ध हो। हमने तालाब अथॉरिटी अलग से बनाई, बड़ा काम हो रहा है। हमारे राव साहब बैठे हैं यहाँ। 18,000 तालाब में से लगभग 1700 तालाब वो इस लेवल पर आ गए हैं जिसको हम शुद्ध करना चाहते हैं। अमृत सरोवर की श्रेणी में आज भी सैकड़ों प्रोजेक्ट, यानी 50-60 प्रोजेक्ट तो अमृत सरोवर के ही होंगे जो आज हमने ये 600 प्रोजेक्ट जो शिलान्यास किया या उद्घाटन किया है।
बिजली की व्यवस्था हो, खेल की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, खेल स्टेडियम्स। इसके लिए हमारे खेल विभाग के सचिव विवेक साहब बैठे, इनको मैंने कहा कि पूरे हरियाणा में कहां खेल की सुविधा कम है, सबसे पहले वहां बनानी चाहिए। सिर्फ 300 गांव ऐसे निकले 6200 या 6500 गांव में से, जहां कोई ना कोई खेल की छोटी मोटी आवश्यकता है। अन्यथा 6200 गांव में चाहे खेल नर्सरी ही पहुंच गई हो, चाहे एक छोटा स्टेडियम पहुंच गया हो, चाहे ग्राम व्यायामशाला पहुंच गई हो, अब सिर्फ 300 बचे। हमने कहा अगले बजट के अंदर 300 के 300 स्थानों पर कोई ना कोई खेल का प्रोजेक्ट, छोटा हो बड़ा हो, पहुंचना चाहिए। खिलाड़ी हमारे पूरे दुनिया में हरियाणा का गौरव ये प्राप्त किया है। इसी प्रकार से हमारी शिक्षा, हायर एजुकेशन में कॉलेजेस, बेटियों की पढ़ाई, हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जरूर होना चाहिए, ताकि 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर इधर बच्चे वहां आ सकें। आज कोई कोना ऐसा नहीं है जहां 20 किलोमीटर के अंदर कोई सरकारी अथवा प्राइवेट कॉलेज ना हो। इसी प्रकार के हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, हर जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हमने 2015 में कहा था और आज 10 वर्ष के अंदर लगभग क्या जमीन का लेवल तो सब जिलों में पूरा हो चुका है। 3 जिले ऐसे हैं जहां जमीनों का उसका शिलान्यास होना बाकी है, बाकी सब जगह शिलान्यास हो गए हैं, उसमें निर्माण चल रहा है, कई मेडिकल कॉलेज चल चुके हैं। मेडिकल कॉलेज में एडमिशंस की संख्या जो 750 थी जब 2014 में 15 में हम आए थे, आज उन्हीं की संख्या 2000 हो चुकी है। और सभी मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद 3500 डॉक्टर ये हर साल एडमिशन भी लेंगे एमबीबीएस में, और 5 साल के बाद डॉक्टर बनके बाहर निकलेंगे। हरियाणा का कोई कोना, हमारी सीएचसी, पीएचसी, गांव-गांव तक हम इस सुविधा को ले जाएंगे। आयुर्वेद की व्यवस्था, इसको भी हमने खूब बढ़ाया है। तो इस नाते से मैं सब क्षेत्रों में जाऊंगा तो बहुत बड़ा समय लगेगा, लेकिन जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसके कारण से आज हमारा उद्योगपति, हमारा निवेशक वो यहां आ रहा है, केएमपी, केजीपी, ये हमारी लाइफलाइन बनी है। अब उसके साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर वो बन रहा है, नेशनल हाईवेज। इस वजह से हर जिला एक जिले से दूसरे जिले तक नेशनल हाईवे से जुड़ चुका है। कोई जिला ऐसा नहीं है जो आज नेशनल हाईवे से न जुड़ा हो। और मैं तो धन्यवाद करूंगा हमारे भारत प्रधानमंत्री जी का और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का। हमने जब कहा उसी समय कोई भी सड़क मांगी, उनका ठीक है, यदि लगभग 60,000 करोड़ रुपए की सड़कें हरियाणा के अंदर बनाई गई है। अभी 2 दिन बाद 11 तारीख को द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली का प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं उसका उद्घाटन करने के लिए। 7,000 करोड़ रुपए का वो एक ही मार्ग है, 7,000 करोड़ रुपए का। तो मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते, रेलवे लाइन के नाते, जो रोहतक महम हांसी रेलवे लाइन वर्षों से लटकी थी उसका भी उद्घाटन हो गया, वहां ट्रेन चल पड़ी है, शुरू हो गई है। अभी करनाल से लेकर के यमुनानगर तक नई रेलवे लाइन का डीपीआर बन चुका है, उस प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले हैं। जींद से सोनीपत रेलवे लाइन ये चालू हो चुकी है। एलिवेटेड रेलवे लाइंस, इसका भी हमने देश में पहली एलिवेटेड रेलवे लाइन रोहतक के अंदर बनी है। आज सारे देश के लोग जो कंजेस्टेड शहर हैं वो कहते हैं ये अच्छा है, सड़कें नीचे से, रेलवे लाइन ऊपर से। इस प्रकार का ये प्रयोग, सफल प्रयोग हमारा शुरू हुआ है। मेट्रोस का भी बहुत काम हुआ है और बहुत जल्दी अभी ट्राई सिटी का एक प्रोजेक्ट बना है। पंचकुला को भी मेट्रो के दर्शन जल्दी होंगे। मेडिकल कॉलेजेस की कड़ी में एक एम्स ये भी हमको मिला जो रेवाड़ी के अंदर, जिसका प्रधानमंत्री जी ने भी शिलान्यास किया है। एग्रीकल्चर के भी बड़े प्रोजेक्ट ये भी हमने लगाए हैं। गन्नौर की मंडी लगभग 4,000 करोड़ रुपए लगा करके, 7,000 करोड़ रुपए लगा करके गन्नौर की मंडी, ये न केवल भारत की बल्कि ये कह सकते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी गन्नौर में बनने वाली है, सबसे बड़ी मंडी। केंद्र सरकार के बहुत से प्रोजेक्ट्स ये शुरू हुए हैं।
हॉस्पिटल्स में हर जिले में 200 बेड का एक हॉस्पिटल, इसकी घोषणा हो चुकी है। कई जिलों के हॉस्पिटल के विस्तार की योजना बन चुकी है ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी मरीज को अपने ही जिले में पूरा इलाज मिले। हर एक जिले में जो भी आधुनिक मशीनें हैं, डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो सब होने चाहिए ताकि जो आयुष्मान भारत की योजना के अंतर्गत लोगों को हमने कवर किया है। अभी योजना में कवर थे 1,80,000 रुपए तक लोग, बाद में हमने कवर किए 3 लाख रुपए की श्रेणी तक के लोग। अब 3 लाख से 6 लाख भी और 6 लाख से ऊपर सभी प्रीमियम देकर के सबको कवर कर दिया। कोई भी परिवार का व्यक्ति जिनकी 6 लाख से ऊपर आमदन है, मात्र 5,000 रुपया जमा कराने से 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस उन सब का हो जाएगा, फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये डिमांड थी सबकी। अब इतनी बड़ी संख्या में जब इलाज के लिए लोग इंश्योरेंस के माध्यम से कराना चाहेंगे तो उसी प्रकार की सुविधाएं भी सरकारी एकड़ में ऐसे बनाए जा चुके हैं और ये 143 क्लस्टर कुल मिला के बनेंगे, जिसके अंदर अपने ही क्षेत्र में, अपने ही ब्लॉक में और लोगों को जो है सुविधा मिल सके, काम मिल सके। बिजली की अभूतपूर्व प्रगति हरियाणा में हुई है। हमारे यहां 5,900 गांव में 24 घंटे बिजली मिलती है। 5,900 गांव में कोई गांव ऐसा नहीं है आज कोई डिमांड नहीं आती, वरना तो बिजली को लेकर के कितना संकट, कितने आंदोलन होते थे। पानी को लेकर मटके तोड़े जाते थे, बिजली नहीं आ रही, रास्ते रोके जाते थे। बिजली के लाइन लॉसेस ये हमने कम किए। आज हमारी बिजली की दोनों कंपनियां A+ रेटिंग में आ गई हैं। हाईएस्ट रेटिंग है देश की A+। तो दोनों बिजली की कंपनियां हाईएस्ट रेटिंग में, क्योंकि लाइन लॉस बहुत कम हुए। 34-35% से अब हम जस्ट 11%, 2 डिजिट से 1 डिजिट में कब आ जाएंगे, हमको अगले दिन सुबह ही पता लगेगा कि अब 10 से कम आ गए हैं। और 10 के कम का मतलब यह है कि एफिशिएंसी जो बिजली की हाईएस्ट एफिशिएंसी ये मानी जाती है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब हम कर रहे हैं। हमने व्यक्ति के जीवन को सुखी करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, हर गरीब व्यक्ति जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, उसको उसके घर में जरूरत की, यानी उसकी आवश्यकता पूरी हो। सरकार की सारी योजनाएं, सेवाएं हर व्यक्ति उसको मांगने से नहीं, बल्कि आवश्यकता हम देखेंगे, आवश्यकता उसको घर जाके देंगे। इसके हमने जो परिवार पहचान पत्र एक विषय जो चालू किया है, इसकी भी बहुत बड़ी सराहना भी हो रही है और बहुत लोग इसको अपने यहां लागू करने के लिए भी हर प्रदेश में उन्होंने शुरू किया है। इसी में से आदमी की आय कितनी है जानकारी मिलती है। ये ठीक है कि गरीब परिवार को सरकारी सुविधाएं पहले मिलनी चाहिए, एक सिद्धांत है। सुविधाएं लेने के लिए अब कुछ लोगों की इच्छा होती है कि हमारी जितनी इनकम है उसको कम दिखा दो, शिकायतें करेंगे, दौड़ के आएंगे, मेरी 1,80,000 से ऊपर लिख रखी है, कम करो ताकि मुझे राशन मिल जाए। कुछ लोग करवा भी लेते होंगे, लेकिन हमारा मकसद वो फ्री में लेकर के जाए ये नहीं है। हमारा उद्देश्य उस परिवार की, उस व्यक्ति की आय बढ़नी चाहिए। हम इस गति से चल रहे हैं और इसके लिए एक कार्यक्रम तो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, अभी कल ही दिया है। कल 6 तारीख को देश भर की महिलाओं के सामने उन्होंने जो संबोधन दिया, उनका हम अपनी बहनों को लखपति बनाना चाहते हैं। लखपति दीदी का कार्यक्रम ये जो शुरू किया बहुत अभूतपूर्व है कि जो गरीब महिलाएं हैं वो अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप में हैं तो उनकी सबकी लिस्ट हमारे पास है। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहन हमारी कितना पैसा कमाती है, वो और ज्यादा कैसे कमाए, इसके लिए हम पूरी मदद करेंगे। अभी 6 लाख बहनों में से जो सर्वे चल रहा है, 2,58,000 बहनों का सर्वे पूरा हुआ है और उसमें से बड़ी खुशी की बात है 1 लाख बहनें अपने काम के कारण से पहले से ही लखपति हैं। बाकी 1,58,000 में से 62,000 बहनों ने, यानी उनके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, उनकी आमदन कैसे बढ़े इसकी योजना सब बन गई है। हमने टारगेट रखा है कुल 3 लाख बहनों का, एक पहले से है, 2 लाख बहनों को और लखपति बनाया जाए। आखिर लखपति बहन माने महीने में अगर 8-10 हजार का महीने का भी उसको हिस्से में आता है, उसके टोटल ग्रुप में कमाई में,
तो परिवार को सपोर्ट करेंगे। परिवार में और जो मुख्य आदमी काम करने वाला है वो उस परिवार की प्रगति में अपना काम करेगा और अच्छा है। अभी तक जो गृहिणियां हैं, जिसको हम अंग्रेजी में हाउसवाइफ कहते हैं, उन सब के लिए एक रास्ता दिखाया कि छोटा मोटा काम अपना वहीं लोकल लेवल पर करना चाहिए। तो आय बढ़ने का काम, इसी प्रकार से हम एक और कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं जिसकी घोषणा हो गई है। एक हमने बोर्ड बनाया है, आय वृद्धि बोर्ड। आय वृद्धि बोर्ड का क्या अर्थ है कि जिनकी आय कम है उसको बढ़ाने के लिए सभी विभागों से कोऑर्डिनेट करें, स्किलिंग, उनका हुनर विकास करें, कौन आदमी क्या काम कर सकता है। व्यक्ति व्यस्त रहे, बिजी रहे, काम करे, प्रेरणा ये देनी है, न कि प्रेरणा ये देनी है कि हम आपको पैसे देंगे, आप खाली बैठोगे खाओ, बैठ के खाओ। काम करके खाना अच्छा या खाली बैठा करके उसके हाथ पर कुछ रखना अच्छा? क्या बोलिए? काम करके अच्छा। भगवान ने हमको हाथ पैर शरीर स्वस्थ दिया है, कर्म करेंगे, उसमें से जो फल मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, उसको उपयोग करेंगे। इस समाज में एक संस्कार भी पैदा करना है। बहुत से सारे काम हम करते हैं। विपक्षी पार्टियां या जो हमारे आलोचना करने वाले लोग तो कहते हैं कि हम जब चुनाव आएगा तब घोषणा करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अभी विधानसभा में विषय उठा कि आपने जो बजट पेश किया है ये चुनावी बजट तो है नहीं। हमने कहा हम चुनावी बजट घोषणा नहीं करते, हम व्यक्तियों की जो वर्तमान आवश्यकता है इस वर्ष की उसको देख करके बजट करते हैं। चुनावी बजट करने वाले केवल लोगों को लालायित करते हैं, उनको लोक लुभावन नारे देते हैं। हमारा वो काम नहीं है। हमको जब लगता है कि समाज के हित में ये बात अच्छी है, हम नहीं देखते कि हमारे मैनिफेस्टो में था कि नहीं था। न हो, हम काम की आवश्यकता लगता है यही समय आवश्यक है, उसी समय योजना बना के उसको लागू करते हैं। हम नहीं देखते मैनिफेस्टो। चुनाव आ रहे हैं, पार्टियां सब कहते हैं हम मैनिफेस्टो में घोषणा करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे। हम कहते हैं आप करते रहना घोषणा, हम तो करके दिखाएंगे कि हमने करना है, तो ये करना आज ही लागू कर रहे हैं। तो मित्रों, काम की गति हरियाणा की पर्याप्त है, फिर भी कभी भी कोई चीज पूर्ण नहीं होती, हमेशा गुंजाइश होती है। स्काई इज द लिमिट, काम करने का स्कोप बहुत है। इसलिए चाहे ये समय बचा है हमारा इस सरकार का लगभग 6 महीने 7 महीने, और चाहे इसके बाद हरियाणा की जनता का जो प्यार और प्रेम मिल रहा है, उसके बाद अगले सत्र में भी 5 साल के सत्र में जितने लोगों के काम हैं, जैसी हमारी यानी उनकी ओर से जानकारी आएगी या हम जाकर के ढूंढ के जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि इस प्रदेश, इस वर्ग की, इस व्यक्ति की, इस परिवार की, इस इलाके की ये जरूरत है, हम उनके पास जा करके काम करेंगे। प्रोएक्टिव गवर्नमेंट होकर के काम करना ये हमारा स्वभाव है, हम इसको चालू रखेंगे। आज के इस अवसर पर जैसा प्रारंभ में बताया कि लगभग 4200 करोड़ रुपए की सुन रहे हैं, सबको मैं पूरी हरियाणा की जनता को विशेष तौर पर बधाई और शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने आज के इस विषय में बहुत सारगर्भित तरीके से अपनी बात को रखा है और जनता जनार्दन को आश्वस्त किया है कि विकास का ये क्रम, विकास का ये सिलसिला, विकास की यात्रा अनवरत रूप से चलती रहेगी। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने रॉबर्ट फॉस्टर की पंक्तियों को, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव मेनी प्रॉमिस टू कीप द माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, द माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। आपने इस प्रकार से हमेशा जनता के प्रति समर्पण की भाव को दर्शाया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। इसी प्रकार आपका ये आशीर्वाद का सिलसिला। सीएम मनोहर लाल ने वितरित बड़ी खबर आपको बता रहे पंचकुला से, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने 600 करोड़ रुपए की हैप्पी योजना का शिलान्यास किया। 14 लाख परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठे, मुख्यमंत्री का कहना। पंचकुला में हैप्पी योजना के लाभार्थियों को कार्ड वितरण किया। सीएम मनोहर लाल ने वितरित किए कार्ड।
हरियाणा की विकास दर 8% है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना 600 करोड़ रुपए की हैप्पी योजना, 14 लाख परिवारों को जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। हैप्पी योजना के लाभार्थियों को कार्ड दिए गए। मनोहर लाल ने ये कार्ड वितरित किए हैं सीएम मनोहर लाल ने। साथ ही कहा कि हरियाणा की विकास दर 8% है। 600 करोड़ रुपए की हैप्पी योजना का मुख्यमंत्री ने आज शिलान्यास किया है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।